जैसे तुमने डिफेक्ट डाला है, बड़ा है, टाइम लेगा, लेकिन कोई मेन चीज़ थी, जरूरी चीज़ थी, तो वो भी तुम्हें क्या करनी है, फिक्स करनी है। अब डेवलपर क्या करेगा, 8 घंटे का टाइम है ना, एक नए टिकट पे काम कर रहा है ना दूसरे पे, और प्लस एक डिफेक्ट भी आया है, तो वो क्या करेगा, बांट लेगा यार, सोचेगा चलो यार मतलब भाई पूछा जाता है कब करके दे दोगे, तो वो अपने हिसाब से आदमी बांट लेता है, चलो यार ये इतना बड़ा काम है, 2-3 घंटे, 8 घंटे का टाइम है, 2-3 घंटा इस पे दे देंगे, 5 घंटा इस पे दे देंगे, 8 घंटे में ये काम करके दे देंगे, या 2 दिन में 3-3 घंटा इस पे देके, 5 घंटा इस पे देके, अगली बार जब हम नई बिल्ड भेजने का मतलब क्या है भैया, नया कोड लिखा ना, इस नए कोड में वो नई फंक्शनैलिटी भी एडेड है और पुराना डिफेक्ट भी फिक्स्ड है। कहाँ था, क्यूए सर्वर पे ना, क्यूए सर्वर पे बस तरीका होता है, वहां से वो हटाया कोड और ये वाला कोड वहां पे डाल दिया। तो क्या हुआ, तो अभी 2 हफ्ते का टाइम ही चल रहा है, अभी स्प्रिंट चल ही रही है, लेकिन उसी में डिफेक्ट भी फिक्स हो गया, और ये तो हमें भैया दोनों काम करने हैं, और जितना करते जाएगा डेवलपर, कंप्लीट करता जाएगा, वो वहां पे डालता चला जाएगा। यही चीज तो एजाइल में आई, पहले ऐसा नहीं होता, पहले सब करके डालते थे, तो उसमें बाद में करते थे तो बाद में बड़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए आया थोड़ा थोड़ा करते जाओ, डालते जाओ, वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में क्या करता जाए, टेस्ट करता, उससे रिलेटेड रिग्रेशन भी उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा करता जाए, जिससे आगे समस्याएं आ रही। कई बार ऐसा होता है डिफेक्ट डालते हो, वो मिलता भी है, लेकिन वो कहता है यार बहुत काम है, 2 हफ्ते का टाइम है, 4 टिकट बचा है, और प्लस इसके बिना क्लाइंट को मारा नहीं जा रहा है, उसका काम चल रहा है, ये है, तो उसी समय वो कहता है इसको, फिर भाई वो कहता है हम मान रहे हैं ये डिफेक्ट है, लेकिन इसको आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, या इस स्प्रिंट में नहीं करेंगे, इस स्प्रिंट में मेरे पास 4 डिफेक्ट पहले से हैं जो ज़्यादा जरूरी है, 2 फंक्शनैलिटी बची है, वो भी क्या है, जरूरी है। वहीं से एक वर्ड आता है डिफर्ड, क्या डिफर, तभी हाँ, डिफर्ड का मतलब क्या होता है, एक डिफेक्ट डिफर्ड होने का मतलब क्या है, कोई भी चीज डिफर्ड होने का मतलब क्या है, यार अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत जरूरी नहीं है, ये करना है, चाहे नई फंक्शनैलिटी हो, चाहे डिफेक्ट हो, जो भी है इसे करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, कुछ दिन बाद करेंगे। आई बात समझ में? तो ये है तुम्हारा क्या, डिफर्ड। ये है भाई, देखो एक चीज याद रखो, मैनुअल टेस्टिंग जरा कंसेप्शन, मतलब जिसे क्या कहते हैं, परसेप्शन वाली चीज है बहुत। वैसे तो अगर ध्यान से सोचो तो बड़ी कॉमन चीज है, ये भी क्या है, किसी काम को करने का सिर्फ तरीका है, लेकिन तरीका ये डिसाइड करता है कि एक बुरे आदमी से भी, कम जानने वाले आदमी से भी अच्छा काम करवा ले, और खराब तरीका है एक अच्छे काम जानने वाले को भी से भी खराब काम करवा सकते। इसीलिए तरीका या प्रोसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आईटी फील्ड में प्रोसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्रोसेस गलत होगा तो तुम्हारा अच्छे से अच्छा रिसोर्स भी बेकार है, और प्रोसेस अगर अच्छा है तो कम जानने वाला, कम जानकारी वाले रिसोर्स का भी तुम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये देखो, अच्छा यहाँ पे देखो मेथड्स है ना, M1 है, ये है, वो है, ये मेथड्स है, एक ही क्लास के 3 स्टैटिक मेथड्स है ना, ओ सॉरी भाई, नॉन स्टैटिक, दिख रहा है, और तुम्हें पता है ये नॉन स्टैटिक मेथड है, तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ना। लेकिन अगर कोई मेथड स्टैटिक हो तो वो दूसरे को कॉल नहीं कर सकता, मतलब नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेगा, और स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को कॉल कर पाएगा, नॉन स्टैटिक को कॉल, रीजन
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और अच्छा नॉन स्टैटिक के साथ को अच्छा ये बताओ ये कि ये M1 अगर कॉल करे इस मेथड को, है ना, कॉल कर लेगा ना। क्यों कॉल कर पाता? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट लोड होगा माई क्लास का, किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऐसा थोड़ी ना कि अकेले आएगा, ये अकेले आएगा, ये अकेले आएगा। आएंगे तो तीनों क्या आएंगे, साथ में आएंगे, तो आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। और लो जी ये भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिख रहे थे दिस तो काम तब भी कर रहा था, और दिस लिख रहे हो तो तब भी कर रहा है। हाँ रेफरेंस है, हाँ यही बात है, दिस रेफरेंस है तब। लेकिन अगर मान लो ये दिस लिख रहे हैं तब भी काम कर रहा है, और नहीं लिख रहे हैं तब भी काम कर रहा है, तब लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? ऐसे में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब काम होगा। कहाँ ऑब्जेक्ट यार, आप वैसे में कैसे बिना ऑब्जेक्ट के हो जाएगा? बताओ भाई, यहाँ दिस लिख दो, दिस लिखो चाहे दैट लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ये तो तभी पिक्चर में आएंगे जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो भाई ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो वहाँ ये मेथड भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तीनों आएंगे ना, तब तीनों एक दूसरे को कॉल कर सकते। सही बता दें, बिना दिस के भी कॉल करेंगे और दिस के भी। तब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ तो रहे हो कई दिन से तुम लोग। वेरिएबल पानी वेरिएबल हाँ हाँ सोचो। बस इसी बस बीस लगे तो मेमोरी लगे ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ये ना दिस डॉट का सब मेमोरी लेता है। तो ठीक है, दोनों सब हो जाएगा, लेकिन जैसे प्राइवेट वेरिएबल है, ग्लोबल है, उसको यूज़ करने के लिए मेरे जैसे वो भी ज़्यादा यहाँ दिस डॉट गेट को कॉल करना बताओ। जैसा दिस लगाने से एडिशन है कि अगर मैं किसी क्लास को एक्सटेंड किया है, अगर उसमें भी किसी नाम का मेथड है, तो अगर इसमें दिस लगाएं तो इस करंटली इस वाले क्लास में कॉल अगर दिस नहीं लगाएंगे तो ओवरराइड रहेगा, सुपर वाला काम करेंगे। अच्छा, लेकिन तब भी एक चीज ये भी तो सोचो कि अगर दिस है नहीं लग, एक तो मान लो दोनों का नाम सेम नहीं, मतलब अलग अलग नाम है, एक मेथड है किसी का नाम, भाई हम कह रहे हैं एक मेथड है गेट मिनिमम एज, और M1 के नाम में कोई मतलब है नहीं ना, तब यहाँ दिस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखो दिस का कहीं ना कहीं मतलब, देखो दिस इसलिए है कि यार फिर ठीक है नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर इसमें एक क्लास एक्सटेंड हुई है
या मान लो आज नहीं किए हैं फ्यूचर में भी करें, तो ये देख के पता नहीं चलता है कि ये मेथड कहाँ से आ रहा है ना। ये पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। हो सकता है इसका हो सकता है अगर इसका, भाई अभी तो हमने सब सटा के एक पास कर दिया, तुम्हें दिखे एक क्लास के अंदर अगर 150 मेथड होंगे तो स्क्रॉल करोगे, कंट्रोल F करके ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, इसका है कि उसका है, मान लो कुछ भी करना। तो ये जो दिस है वो ये बता देता है कि ये एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है, इसका है या उसका है। तुम्हें ढूंढने, अभी देखो फिर वही बात है ना, अरे भैया अपने पापा को पापा कहोगे तब भी सुनेंगे, और वैसे ही नाम ले बुला लोगे तब भी उनको सुनना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं वो सुनने से मना कर देंगे, सुनेंगे तो है ही, है ना। बस वही खराब लगने वाली बात यहाँ भी है, और ज़्यादा अंतर है नहीं। दिस में यही एक है, पेरेंट का है तो सुपर लिख दो, सुपर डॉट लिख दो, तो इससे क्या होगा, साफ साफ पता चलेगा ये कहाँ से। अब आज तुमको लग रहा होगा यार कंट्रोल प्रेस करें, क्लिक करें, अंदर पहुंच जाए। इक्लिप्स है ना इस सिस्टम पे, हर जगह इक्लिप्स नहीं होता, हम नहीं रखते। तब कैसे देखोगे, तब कंट्रोल F करोगे, यहाँ करोगे, वहाँ करोगे, मतलब झंझट होगी कि नहीं। ये दिस से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली इसे ढूंढना कहाँ है, मेरा टाइम बचा रहा है ना, इसलिए दिस है ये। तो ये दिस है और एक क्या है, सुपर दिस करंट। अब दिस क्या है भाई, हाँ अपने, अच्छा दिस नहीं लिख रहे हो, ये गेट मिनिमम एज, तो ये भी अपने ही, भाई देखो ये M1 जब आया होगा पिक्चर में तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आया होगा ना, माई क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना होगा, तो उसी, अगर हम कहें गेट मिनिमम एज कॉल कर रहा है तो जिस रेफरेंस से M1 को कॉल कर रहा है उसी रेफरेंस से गेट मिनिमम एज को भी कॉल कर रहा है, तभी तो आपस में कॉल कर रहे हैं। बस दिस लगा दोगे तो साफ साफ दिखने लगता है, पता चलने लगता है बस। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है बिना दिस सुपर के कोई काम ऐसा हो जो ना होता, होते हैं लगभग सारे काम। दिस से भी वही होगा और सुपर से भी वही, दिस से भी, बिना दिस के भी होगा, बिना सुपर के भी होगा। बस ये है, इससे क्लियर होने लगता है, पता चलने लगता है। अच्छा एक बात और, तुम लोगों ने देखी होगी, एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्या होता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता, अगर उसके पास उसका कोई पेरेंट है तो पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनता भैया, मेथड ऑब्जेक्ट एक ही बनता है, चीजें दोनों की लोड होती है। अब ये बताओ, या अगर एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज की जरूरत है, भाई कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हो, जैसे हम तो देखो फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्रोम ड्राइवर का, उन लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्यों रखा है, क्योंकि वो जान रहे हैं यार एक जरूरी काम है जो तुम्हें करना है, और वो क्या, ब्राउजर लॉन्च करना है ना। 2-4 काम है जो करना है और वो उसको क्या करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर में कर देते हैं, जिससे कि जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम स्टार्टिंग में चल जाता है। ये तो जान ही रहे हो। अब अच्छा, लेकिन अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कौन है और उसका कोई पेरेंट भी है, तो पहले ऑब्जेक्ट इसका बनाएगा, भाई कैसे पढ़ेगा, लिखे हो तुम क्या, न्यू चाइल्ड, तो वर्ड कैसे पढ़ेगा, न्यू चाइल्ड। जैसे यहाँ देखो, अगर न्यू माई क्लास कहीं लिखे हो कहीं भी, तो जब न्यू माई क्लास देखेगा वो, तो पहले क्या पढ़ेगा, माई क्लास, तो उसमें क्या करेगा, माई क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो माई क्लास के मेथड लोड करेगा, लेकिन हाँ सब कुछ करेगा, उसके पहले माई क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएगा। अगर यहाँ पे मान लो एक कंस्ट्रक्टर है, और कोई एग्जांपल है, चलो ये इंटरफेस को क्या बना दें, या नहीं, अगर नॉर्मल क्लास बना देते हैं ना, नहीं इम्प्लीमेंट हुआ ना, कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, उस क्लास में उस क्लास में है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है नहीं है, मेथड भी होना चाहिए।
अच्छा हाँ यार, यहाँ लिखना पड़ता है, यही होता है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरफेस में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, क्या लिखे नाम, NABM, मतलब क्या, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके पास दो टाइप के मेथड हैं। और अच्छा, पहले तो यहाँ देखते हैं, इम्प्लीमेंट्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स। अब चलो, अब कोई ऑब्जेक्ट बनाता है न्यू माई क्लास करके, मान लो यहाँ इसके पास क्या है, पब्लिक वाइड, वाइड नहीं हो, चलो वाइड लिखते हैं पहले, तो बन गया कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल, ये मेथड है। कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है कि उसका नाम भी क्लास से मैच करना चाहिए और वो वाइड नहीं होना चाहिए, और उसमें रिटर्न टाइप भी नहीं होना चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्टर है। ये लो जी, अब माई क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब अगर कहीं भी मान लो रनर में ही लिखो, कहीं भी लिखो, क्या लिखना चाह रहे हैं हम, लिख रहे हैं न्यू, ठीक। अगर ये लाइन चलेगी तो पहले माई क्लास वर्ड पड़ेगा, माई क्लास नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करने के बाद माई क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हो, तो ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो उसके पहले जाके देखेगा क्या इसके अंदर माई क्लास नाम का मेथड है। अगर है तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अगर है तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। पहले इस कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। मान लो यहाँ लिखा हो तो इस लाइन को चलाएगा, इसका मतलब हो गलत हो सही हो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा तुम जानो, लेकिन उसका नियम है। जावा की देखो नियम से का पक्का है एकदम। वो ये नहीं कहेगा कि ये केस मीडिया में ज्यादा उछल गया है तो इसको फांसी दे दो, या ये कम उछला है तो इसको मतलब या इसको छोड़ दो। नियम सबके लिए सेम है। लोग अपने अपने फायदे के लिए किसी चीज को ज्यादा उछालेंगे और किसी चीज को, कानून या जो नियम होते हैं कभी इस पे डिपेंड नहीं करते। वैसे ही यहाँ भी है, तुम जानो तुम किस पर्पज से क्या लिखे, उसके लिए तो नियम है, उसको ये पता है। वो नियम यही कहता है कि न्यू माई क्लास लिखोगे तो हम क्या करेंगे, माई क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट बनाने की माई क्लास को पहले लोड करेगा, फिर ऑब्जेक्ट बनाने आएगा, ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या करेगा, कॉल करेगा, रन करेगा। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, कुछ नहीं भी लिखा हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है तुम क्या करो। तुम इसमें 2 लाइन लिखते हो कि 10 लाइन लिखते हो कि 100 लाइन लिखते हो, ठीक है। लेकिन जब माई क्लास को पढ़ेगा, कंस्ट्रक्टर चलाने आएगा तो ये भी पढ़ेगा। अभी कंस्ट्रक्टर चलाएगा नहीं, या पहली लाइन पढ़ा माई क्लास तो ये भी देख लेगा कि माई क्लास का पेरेंट कौन है, माई, ये इंटरफेस नहीं है, ये क्या है, ये क्लास है ना। क्या नाम रखते हैं, लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट हो, या इतना लिख दे रहे हैं CALS। नाम तो किसी का कुछ भी रख सकते हो, कि नाम में भी लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, नहीं ना। नाम क्या है, माई CLS। तो माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। लेकिन ये बताओ, माई क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाने आएगा, कंस्ट्रक्टर चलाएगा, ये बताओ CLS क्यों है। बताओ। हाँ इसलिए है, बहुतों के पास मेथड है, वो क्यों नहीं है। ज़्यादा का मतलब क्या है यार, ज़्यादा तो बहुत जगह कुछ बहुत हो सकता है। अभी भी सही वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये भी मतलब नहीं है भाई। एक्सटेंड कीवर्ड का इतना मतलब है कि ये माई क्लास
कुछ काम ऐसे थे जिनके बिना अधूरा था, और वो कहीं बना हुआ रखा था, इसलिए उसने इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। तो पहली बात तुम्हें समझ में ये आई कि माई क्लास क्या था, अधूरा। अगर वो खुद में पूरा रहा होता तो पागल था वो एक्सटेंड करता CLS को। पहले तो कोर कंसेप्ट यही है एक्सटेंड का, इनहेरिटेंस का, कि कोई क्लास को लगता है कि मेरे पास, मतलब हमें ये चीज चाहिए, तो या तो खुद लिख लो। उसने लिखा भी नहीं तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, जहां बना हुआ अगर कहीं रखा है तो उसे क्या कर ले, एक्सटेंड कर ले। उसने यही किया। तो चलो भाई, तो मतलब माई क्लास ये मान रहे हो ना, माई क्लास बिना CLS का अधूरा था। अगर अधूरा नहीं होता तो एक्सटेंड नहीं करता। क्यों करता भाई, क्यों करता? इसीलिए किया क्योंकि वो क्या था, अधूरा था। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट को लगता है कि हम ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चीज चाहिए, तो वो तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर में वो चीज कर दो तो शुरू में ही अपने आप हो जाती है ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे। तो दो बात समझ रहे हो तुम यहाँ। पहली बात ये समझे हो कि माई क्लास बिना CLS का अधूरा है, और दूसरी बात ये भी समझ रहे हो कि जो ये माई क्लास है, माई क्लास को भी अपने ऑब्जेक्ट के, अपनी चीजों के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत किसकी है, माई क्लास नाम के कंस्ट्रक्शन में इसको हेल्प चाहिए। तो भाई इसीलिए माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, माई क्लास को चलाने आएगा, लेकिन फिर ये भी सोचेगा कि यार ये माई क्लास जो है बिना CLS का क्या है, अधूरा है। तो कहाँ जाएगा पहले, अब इसको नहीं चलाएगा पूरा, ये लाइन नहीं चलेगी, उसके पहले भागेगा किसके पास, CLS के पास। और अगर मान लो यहाँ एक बना दे पब्लिक CLS, तो भाई देखो माई क्लास अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए किसके पास जाता है, CLS के पास। और CLS कहता है अभी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है, जब तक तुम किसको ना चला लो, कंस्ट्रक्टर को ना चलाओ यार, है ना। इसीलिए देखो नॉर्मल फ्लो ऐसे ही चलता है। अगर तुम ऑब्जेक्ट बना दो इसका, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा, इसका पहले चलाने की कोशिश करेगा, इससे कंस्ट्रक्टर को चलाएगा नहीं, इसके पहले ही भाग जाएगा कहाँ, CLS के पास। पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा और चला के फिर इसके बाद माई क्लास पे आके फिर आगे की लाइन चलाएगा। और इसीलिए तो तुम लोगों ने एक वर्ड भी देखा था, इसलिए बताए होंगे रिंकू सर। अच्छा ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम कह रहे थे भाई बीच में, लेकिन लिख दो तो थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जो कोड को बाद में पढ़ेगा, इसलिए भी तो लिखना है, कोड लिख लेना बहादुरी थोड़ी ना है, कोड को बार बार मेंटेन करना है यार। तुम्हारे बाद हो सकता है तुम ही 1 साल बाद या 6 महीने बाद या तुम्हारे बाद कोई और आके इस पे काम करेगा, तो चीज़ें उसके लिए समझने क्या होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए ना, समझने में क्या होनी चाहिए, आसान। तो लिखो सुपर, तब भी को काल होगा, नहीं लिखो तब भी को, है ना। तो याद रख लेना। और ये भी है, यहां लिखने लगोगे तब कहेगा क्या बकवास कर रहे हो, हमको इसको तुम नहीं लिखते तब भी हम चलाते, और पहले नंबर पे हम चलाते हैं, हम जानते हैं बिना भाई हम इसके बिना उसके बिना अधूरे हैं, और इसके बिना उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जावा कंपाइलर ही मना कर देता, भाई बात ही गलत लिख रहे हो तुम कह रहे हो हम ये बात दूसरी लाइन लिखेंगे, नहीं लिखोगे तो जावा कंपाइलर भी नहीं पूछेगा, और आगे चलाने के टाइम पे भी तुमसे पूछेगा नहीं कि हम कॉल करें कि ना करें। कॉल तो वो करता ही है, वो कह रहा है। अगर तुम्हारा ज़्यादा ही लिखने का मन है तो ऊपर लिखना, और नहीं तो नहीं भी लिखोगे। मतलब हमें करना वही है, हमें करना वही है। तुम चाहे कहो तब भी, और चाहे भाई ना कहो तब भी। और अगर कहना है तो भैया ये तरीका ऐसे ही कहोगे तभी है, मतलब हम तो कर ही रहे हैं। तुम सोच लो, हम तो पहले नंबर पे ये काम करेंगे। तुम पहले नंबर पे कहो, चाहे मत कहो, चाहे तीसरे नंबर पे कहो, तब भी
इसलिए जब तीसरे नंबर पे कहो तो कंपाइलर ही मना कर देगा, कहेगा भाई क्यों कह रहे हो ये बात, जो पहले तुमको बोला है कि हम इसको पहले ही चलाएंगे, या लिखना है तो ऊपर लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। यही तो बात थी। बोलो, यही है सुपर भैया। अच्छा, कई बार ये लोगों को लगने लगता है कि यार ये तो क्या है, वैसे एक नॉर्मल क्लास हो तो कंस्ट्रक्टर लोगों को समझ में आता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट, भाई किसी नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर चलता है। शुरू में कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार एब्स्ट्रैक्ट, कई बार इंटरव्यू पूछते हैं क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर होता है? अच्छा, इंटरफेस के पास होता है? इंटरफेस के पास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और इंटरफेस के पास भाई कंस्ट्रक्टर अगर है तो कुछ करके देगा ना, भाई उसका ऑब्जेक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, और वहां पे कोई ऐसा मेथड है नहीं जो कंस्ट्रक्टर को क्या कर सके, कॉल कर सके या चला सके। इसीलिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसीलिए वो पूछते हैं क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर पॉसिबल है? तो तुम कहोगे नो नहीं है भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही तो देखो सामने बना हुआ है, कहाँ दूर जा रहे हो, है ना? इसको जावा मना नहीं करता। तब वो पूछता है क्यों, एब्स्ट्रैक्ट का तो क्लास नहीं बना सकते ना, जब क्लास नहीं बनाओगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सॉरी, जब क्लास नॉर्मल नहीं होगी तो न्यू करके उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे तो चलेगा नहीं तो बनाए क्यों? क्योंकि तब उनको यही समझाना पड़ता है, नहीं भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो कहीं ना कहीं क्या होगी, एक्सटेंड होगी, इसका नहीं बनेगा, इसका तो बनेगा। अगर इसका जब बनेगा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो उस टाइम पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। अच्छा ये बताओ, ये है CLS और कौन सा था एक माई क्लास, ये है एरर है नहीं तो क्या बताओ। अच्छा मान लो, ध्यान से देखना, CLS है ना, इसके अंदर लिखते हैं हाँ, यहीं लिखे हैं, यहाँ भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। ये बताओ, यहीं ब्रेक पॉइंट लगा के एक लाइन चला के देखते हैं, बताओ क्या होगा, कुछ प्रिंट होगा कि नहीं होगा? अभी क्या होगा, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है नहीं है तो वो भी नहीं कॉल होगा, कुछ प्रिंट होगा? प्रिंट लिखे तो हैं CLS के अंदर, यहाँ लिखे हैं सेलेनियम, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, माई क्लास का, तो माई क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसके पास तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या CLS का चलेगा? नहीं, पहले आउटपुट देखते हैं। नीचे कहाँ नीचे कर दियो भाई? डिबग वहाँ पे आया कब? चला। पहली बात तो एक बात याद रखो पुरानी, कि जब किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना होता तब भी उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, इसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अपनी तरफ से देगा, मतलब एक किसी कोई भी क्लास हो, अगर तुम कंस्ट्रक्टर बना, न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तुमने कहा हम तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास में, लेकिन तब भी एक कंपाइलर को कौन क्या देता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो चलता है, और उसके अंदर कॉल हो रहा है कौन, उसका पेरेंट CLS, और CLS का कंस्ट्रक्टर क्या प्रिंट कर रहा है, सेलेनियम, तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है, बिल्कुल चलेगा ही। कोई ऐसी क्लास नहीं है, कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो तुम्हारा बनाया हुआ चलेगा, नहीं बनाओगे तो कंपाइलर अपने आप खुद ही एक बाय डिफॉल्ट देता है ना।
ऐसा कुछ है। जैसे है ना, प्रसाद लेके गए मंदिर में तब भी लौटते समय मिलेगा, नहीं हाथ गुजरेगा तब भी ले जाते हैं, हाँ जैसे भाई ले ही जाओ। वही हिसाब यहाँ भी है कि भाई कंस्ट्रक्टर तो चलना ही चलना है, ठीक। तो और सुपर लिखते हो तो भी अच्छा, ये भी तुमको बताया गया है कंस्ट्रक्टर भी क्या हो सकते हैं, ओवरलोडेड, एक आर्गुमेंट के साथ हो सकता है, एक बिना आर्गुमेंट का हो सकता है ना। और अगर एक बिना आर्गुमेंट वाला कॉल करना हो तो दिस के आगे कुछ नहीं भेजोगे। जैसे ये देखो, एक कंस्ट्रक्टर कौन है, अच्छा इसमें नहीं है, मैं डिलीट कर दिया इसका, ये माई क्लास मान लो यहाँ है भाई, एक ही थोड़ी जरूरी है। अब क्या है, दो कंस्ट्रक्टर है ना। अब बस नियम ये है, याद है कि नहीं, ये न्यू माई क्लास लिख रहे हो तो माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर चलाएगा। दो ऑप्शन है भाई, इसमें आर्गुमेंट नहीं भेजे हो ये चलेगा ना, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे भी आर्गुमेंट नहीं भेजे हो। अगर यहीं पे लिख दो क्या 10 नंबर में इंट ना। अब इसके पास दो कंस्ट्रक्टर है, एक बिना, एक इंट के साथ है, एक बिना इंट का है, तो वहां इंट भेजे हो ना, ये वाला चलेगा ना। एक कंस्ट्रक्टर, अच्छा ऐसा भी नहीं, ये भी देखो जरा, अब क्या होगा, ये माई क्लास चलेगा भाई। देखो ऑब्जेक्ट जो बनाएगा अगर वो नंबर भेजेगा तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो दिस के आगे देखो, दिस डॉट लिखा था इसके पहले, याद रखो कहाँ, दिस डॉट, दिस का मतलब है अपने उसका क्या लेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस के पास है। और अगर दिस के आगे ब्रैकेट लगा दो तो बात कर रहा है कि इसकी मेथड मतलब कंस्ट्रक्टर। तो देखो ये इसको कॉल करेगा। अच्छा यहां ये लिख लो, ये देखो ये क्या कर रहा है, अब ये यही दिस जरूरी है, यही एक ऐसी जगह है जहां बिना दिस के काम नहीं चलता। देख लो, जब कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग हुई हो, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हो, तो वो सिर्फ दिस कीवर्ड के साथ, देखो ऐसे किया था, इसका क्या मतलब होगा मालूम है, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि अगर तुम मान लो रनर को चलाओ, सॉरी या हाँ रनर को चलाओ, तुमने क्या लिखा न्यू माई क्लास और भेजा 10, माई क्लास के दो कंस्ट्रक्टर, एक बिना आर्गुमेंट का एक आर्गुमेंट का, तो मैच किससे करेगा, इससे, आर्गुमेंट वाले से चलाएगा इसको। और जब इससे कहा जाएगा दिस और आगे ब्रैकेट बंद, तो इस मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, और वो बिना आर्गुमेंट वाला इसको कॉल करेगा। अरे यार ऐसा भी हो सकता है, आगे यहाँ पे लिख दें तो अब ये माई क्लास अगर इंट भेजोगे ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये कॉल करेगा, जब ये लाइन चलेगी तो दिस को, और दिस कॉल करेगा किसको, माई क्लास के भाई स्ट्रिंग इस वाले मेथड। इसमें ऐसा नहीं सेम ही कोड है, इसमें कुछ और लिखा हो सकता है, कुछ और लिखा होगा तो कुछ और काम करेगा ये, इसमें कुछ और लिखा होगा तो कुछ और काम करेगा। अब बात समझ में आ रही है कुछ, बस यही आके दिस जरूरी हो जाता है।
अदरवाइज दिस लिखो, सुपर लिखो, मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तब भी ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि लिखो। जहाँ ढंग से कोड लिखा गया होगा, या हम ही लोगों से कहा जाएगा शुरू में हम लोग को ज़्यादा टाइम देते हैं कोड लिखने के लिए, तो हम लोग ढंग से लिखते हैं तो हर जगह दिस सब लगाते हैं, लेकिन बाद में बस होने लगता है डंडा, भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो धीरे धीरे दिस गायब होना चालू हो जाते हैं, कहीं लिखा कहीं नहीं लिखा। और जहाँ टाइम मिलता है, और या फिर यह है टाइम भी मिलता है, ऊपर लोग हैं जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए प्रेशर डालते हैं कि सही से स्टैंडर्ड मेंटेन करके कोड लिखो, क्योंकि आगे भी लोगों को इस्तेमाल करना है तुम्ही को। इतनी कोई जल्दबाजी, हम लोग ये भी करते हैं कि काम है, उन्होंने टाइम दिया 8 घंटे में करना, 8 घंटे का मतलब उन्होंने इस हिसाब टाइम दिया कि सब कुछ इम्प्लीमेंट करके 8 घंटे में करना, लेकिन हम 2 घंटे में करके हमको घूमना निकलना था। तो इसलिए ऊपर कई बार होते हैं लोग क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। बाद में तुम्हारे कोड की क्वालिटी भी क्या की जाती है, चेक की जाती है कि तुमने सही क्वालिटी का मतलब सही से कोड किया है कि नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, बताया गया होगा स्टैटिक टेस्टिंग, रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन। हाँ बताया गया होगा ना। स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कहीं कुछ अलग नहीं है। तो वो है ना, तो ये क्या हो गया, मेरा कोड कोई रिव्यू करेगा, एक तरह से क्या करेगा, मेरे कोड की स्टैटिक टेस्टिंग करेगा। एप्लीकेशन की स्टैटिक टेस्टिंग नहीं कर रहा वो, मेरे कोड की कर रहा है ना। तो ये है दिस। और अब कुछ अंदाजा हुआ, जरूर समझो पहले चीज की कि आखिर एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अच्छा एक बात और बताई गई होगी कि सुपर लिखो ना लिखो काम करेगा। उसका काम है कि सुपर और दिस के भी क्या रहेगा, पहले रहेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी देखो, हाँ बोलो। हमारी क्लास है ये इसको नहीं करने देगा, लेकिन ये है दिस और सुपर हो, फर्स्ट लाइन जो करना है फर्स्ट लाइन में करना। दिस और सुपर साथ में लिख सकते नहीं नहीं दिस और उसमें भी क्या है रिकर्सन वाला भाई, वो हाँ फंस जाएगा। ठीक है। इसका कुछ आइडिया हुआ कि नहीं अब? तो अब आज फ्राइडे है ना, तो मंडे टेस्ट दोगे? हाँ तो मंडे देखो, इसका जरा देखो, ऊप्स जरूरी चीज है। और अब ऐसा करेंगे कि हम रोज जो मैनुअल टेस्टिंग है, जो डाउट्स आते जाएं, जैसा भी लगता जाए, तो रोज हम हाफ एन आवर पहले स्टार्टिंग में मैनुअल बता दिया करेंगे, या जो डिस्कशन है। ठीक है। वैसे ये भी अच्छा है। और उनका क्या नाम है, सुरेश का भी, सुरेश भी वही देखो, सुरेश भी वही पढ़ाता है जैसा वो काम करता है। तो ये सही चीज है, उससे तुम्हें वर्क का भी आइडिया लगेगा, क्योंकि वो एटलीस्ट इतना बताएगा कि हाँ ये चीज़ हमारे यहाँ, हम इस चीज़ को करते कैसे हैं। और लास्ट में यही मैटर करता है कि एग्जैक्टली उसे करते कैसे हैं, क्योंकि ये अंतर भी आएगा कि किताब में कुछ लिखा है और हम करते कुछ और। किताब इसलिए नहीं बनी है कि ऐसा ही एज इट इज करो, किताब इसलिए बनी है कि वो बताती है कि इस तरह से प्रोसेस है। इसके बाद हम अपने हिसाब से देखते हैं ना कि हमारे यहाँ कौन है लोग, कितने लोग हैं, कितने जानकार हैं, कितने नहीं हैं, तो फिर हम अपने हिसाब से इस चीज़ को अपने माहौल में ढालते हैं कि नहीं डालते। मैनुअल टेस्टिंग वही है। मैनुअल टेस्टिंग तुमको किताब से जहाँ इस्तेमाल होगी वहाँ किताब और इस्तेमाल होने में बहुत अंतर दिखाई देगा, क्योंकि किताब एक देखो, इसलिए 2 वर्ड और हैं, गाइडलाइन और स्टैंडर्ड। ये भी पूछते हैं, ये भी एक वर्ड समझो। देखो गाइडलाइन और स्टैंडर्ड। गाइडलाइन का मतलब क्या हुआ, हाँ गाइड करना। गाइडलाइन का ये मतलब, जैसे हमने अगर तुमसे कहा ये चीज बताने के टाइम कि भैया ये गाइडलाइन है, इसका मतलब हमने बताया ये करने का तरीका ऐसे ऐसे है, तुम करो और तुम अपने हिसाब से चीजों को क्या कर लोगे, थोड़ा तोड़ मरोड़ लोगे। इसे क्या बोलते हैं, गाइड। और जब हम ये कहते हैं कि भैया ये काम करने के लिए ये देखो लिखा है, ऐसे 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 करना है,
और ये स्टैंडर्ड अगर हम बोल दें तो तुम्हारे मतलब ये है कि एज इट इज जैसा है उसको वैसा फॉलो करना। गाइडलाइन क्या है, थोड़ा सॉफ्ट है, ज्यादा रिजिड नहीं है, ज्यादा सख्त नहीं है। गाइडलाइन का मतलब है तुम्हें गाइड कर रहा है कि ऐसे 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 करना है। जैसे तुम ही लोग, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं, गाइड कर रहे हैं भाई। हम तो कह रहे हैं ना ऐसे 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 करो, तुम लोग अपने हिसाब से करते होगे। कोई दिन में पढ़ लेता होगा, कोई रात में, कोई यहाँ भी पढ़ता, मतलब जैसे करते होगे, ये गाइड करना होगा। लेकिन अगर किसी चीज का कोई स्टैंडर्ड बता दिया तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब जैसा लिखा गया। इसीलिए क्या स्टैंडर्ड नहीं, सॉरी स्टैंडर्ड है यार। स्टैंडर्ड मतलब जैसे इस चीज का ये स्टैंडर्ड है कि मतलब ये करना है। स्टैंडर्ड मतलब तुम्हें करना ही है। और गाइडलाइन का मतलब ये एक स्ट्रेटजी, सॉरी वो है एक गाइडलाइन है। इसको देखो ऐसे है, अब इसको तुम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कि अपने हिसाब से जैसे यूज करना है वैसे करो। तो टेस्टिंग में ये बहुत होता है। कई बार ऐसा होगा मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यूज में, तुम सही जवाब दोगे उसको गलत लगेगा और तुम्हें रिजेक्ट भी कर देगा। इसीलिए तो कहा रहता है मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू देना मुश्किल है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग डिपेंड करती है हमारे तुम्हारे ट्यूनिंग के ऊपर, कौन इंटरव्यू ले रहा है और कौन इंटरव्यू दे रहा है। बात पसंद आ गई मेरी तो हम हो गए अंदर, और नहीं पसंद आई, लाख सही बोल रहे थे, भागो यहाँ से, क्योंकि उसको लगता है उसके यहाँ इस चीज को ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। और तुम बता रहे हो किताब की भाषा या अपनी कंपनी की भाषा, उसको न सुनना है, नहीं समझना भाई, उसने कह दिया बाद में। लेकिन ऑटोमेशन में ये नहीं होता। ऑटोमेशन में इंट ही लेगा ना यार, कुछ अलग तो नहीं करने लगेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेशन मैथ की तरह है, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ ऑटोमेशन में इसीलिए इंटरव्यू आसान है। ऑटोमेशन में इसीलिए इंटरव्यू आसान है क्योंकि भाई हम एक निश्चित तैयारी के बाद हम ये श्योर हो सकते हैं कि अब पूछो कहाँ से पूछोगे। मैनुअल में पूरी जिंदगी बताने के बाद ये नहीं कहते पूछो कहाँ से पूछोगे। वो अपनी कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से पूछ रहा है भाई, बात कर रहा है। तुमने सही बताया तब भी तुमको मना कर, तो वो इससे पूछेगा भी। ऑटोमेशन वाला तो कह भी सकता है भाई रिकॉर्डिंग निकलवाओ, हम क्या गलत बोल रहे थे, हम सब सही बोले। लेकिन मैनुअल में ये नहीं है। वहाँ डिपेंड करती है चीज़ें किसके ऊपर, परसेप्शन के ऊपर, हम उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा नियम नहीं है, वो क्या है, एक प्रोसेस है कि ऐसे ऐसे करना है, वो तुम्हें गाइड कर रहा है। बाकी तुम करते कैसे हो, नहीं करते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ऑटोमेशन में भैया क्या है, जावा की स्टैंडर्ड है, जावा ये करेगी, ऐसे नहीं करेगी, वैसे नहीं करेगी, बात खत्म। तुम्हारे लिए भी वही है, लेने वाले के लिए भी इंटरव्यू वही है, इंटरव्यू देने वाले के लिए भी वही नियम है, सारी दुनिया के लिए भी नियम क्या है, सेम। लेकिन मैनुअल नहीं। मैनुअल थोड़ी सी बातों की मतलब है चीज, तो बातें मैच करनी चाहिए, तब तुम्हारा मैनुअल में सिलेक्शन होता है। इसीलिए कहते हैं कि मैनुअल थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ। क्योंकि तुम सही बोलने के बावजूद भी गारंटी नहीं ले सकते कि तुम सही हो। और बताओ इसमें जैसे स्लाइड हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसी पहले लाइन से एक्सटेंड होकर पैरेंट क्लास चला जाता है, तो हम बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला देते हैं। बट सर हम चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर में सुपर लिख रहे हैं, तो सर वो एक बार चला ही चुका है और चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर तब आ रहा है तब सुपर पर एक बार और चलाना चाहिए। नहीं तो इतना भी पागल नहीं है, वो भी जान रहा है आगे ही लिखा होगा। ये देखो ये तुम्हारी बात सही है। ये कंफ्यूजन तब क्रिएट होती जब वो इस बात के लिए अलाउ करता कि भैया सुपर कहीं भी लिख लो। सुपर को भी वो कहाँ अलाउ करता है, जस्ट सामने। इसलिए तो कहता है जस्ट सामने कि भैया हम यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा आगे से आगे देख लेंगे। लेकिन तुम कहो कि पूरा देख लो तो भाई हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरा की कोई लिमिट नहीं है। मेरे आगे क्या होगा इसकी लिमिट है, लेकिन पूरा कितना होगा, किसी के लिए पूरा 4 लाइन हो, किसी के लिए पूरा 10 लाइन हो, किसी के लिए पूरा 100 लाइन हो, आगे का हिसाब। इसलिए वो कहता है हमेशा क्या, जस्ट अगर हुआ तो भैया सही है, और वैसे तो कंपाइलिंग करने नहीं। उसका नियम यही है कि भैया हम चलाएंगे, 2 बार नहीं चलाएगा। कितनी बार चलाएगा, एक ही बार। बहुत सोच समझ के नियम बनाए गए हैं, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, संविधान की तरह, कि एकदम जिसे कहते हैं ना
लेकिन अब अपने अपने हिसाब से मत तोलो, न जावा को न संविधान को। हाँ? ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमें क्या करना है। हाँ। ठीक है, तो चलो अब ये है आइडिया, और अब आगे वेब ड्राइवर फिर शुरू करते हैं अभी। हाँ इस और क्लास मतलब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ यार ये न बोले हम, ये जैसे वाइड है ना, यस सर। अगर मान लो हमें ये मिनिमम एज जो है, सेट मिनिमम एज, यार इसके लिए चलो बाद में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए यूज होगा वो तुम्हारा जो वो नहीं है एक्शंस क्लास, उसमें जितने मेथड लिखे हैं सब में लिखा है रिटर्न दिस, अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नया बना के नहीं। मान लो अगर हम मिनिमम एज से कहें कि ये अपने ही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे, किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करे? अपने क्लास का, मतलब किसका? माई क्लास का। तो कैसे करेगा? ऐसे तो कर ही सकता है ना। लेकिन गड़बड़ बात है, जिस ऑब्जेक्ट के, ये अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिलेगा ये अलग होगा। हम अगर चाहें कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल हुआ है, मान लो सेट मिनिमम एज कैसे कॉल होगा? अच्छा देखो, अब बताओ यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बने, बताओ ना यार, दो कहाँ से देख रहे हो भाई? एक ही बन रहा है, मेथड कॉल हो रहा है ना। न्यू माई क्लास ऑब्जेक्ट बना, एक ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट भाई ऐसे भी कॉल कर सकते थे और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे। बात एक ही है। अब बताओ क्या हो रहा है? माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। कहाँ? हम इसको जरा बना देते हैं यार, ये जरूरी चीज है। अगर हम कहें अभी क्या हो रहा है, तो न्यू माई क्लास हो रहा है, माई क्लास नाम की क्लास लोड हो गई और माई क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट। अगर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भाई हो सकता है 8 भाई हो सकता है क्या 8 बाइट मेमोरी लेगा। यहाँ पे माई क्लास के मेथड लोड करेगा। कौन कौन से मेथड है माई क्लास के? भाई देखो किस पेज का है ये, एक, ये तो कंस्ट्रक्टर है। 3 गेट मिनिमम एज M1, ये और 5 में कितने हैं? 5 हैं। तो भाई यहाँ पे क्या करेगा? 5 मेथड ये 5 मेथड लोड कर देगा और इसका एड्रेस देगा किसी को। किसको दे रहा भाई? एक को। चलो भाई एक। अब बताओ ये गेट मिनिमम एज, सेट मिनिमम एज को या माई मेथड, माई आई मेथड को या M1 को एक दूसरे को आपस में क्यों कॉल कर सकते हैं? एक ही जगह तो है। अब अगर हम नियम बोले तो भाई ये इसको कॉल कर सकता है, ये चाहे तो भाई ये इसको कॉल कर सकता है, ये इसको कॉल कर सकता है, ये नीचे वाले को, मतलब एक दूसरे को ये कॉल कर सकते हैं क्योंकि एक ही जगह रहते हैं। अब लेकिन यहां देखना सेट मिनिमम, अच्छा
माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना, भाई मान लो कंस्ट्रक्टर चला, यहाँ 10 पास हुआ, वो सब कहानी तो मान लो कंस्ट्रक्टर वाली है, अलग है, ठीक है। अब इसके बाद मेथड कौन सा चला, सेट मिनिमम एज। जब सेट मिनिमम एज चला, यहाँ वाइड लिखा है, इसी बात की एरर है क्योंकि रिटर्न कर रहा है, यहाँ ये रिटर्न कर दें, अब देखो, अब ये सेट मिनिमम एज चलेगा। अच्छा, अब मान लो ए डॉट, ध्यान देना, गेट मिनिमम एज, नंबर दे रहा है ना, तो इंट एक वेरिएबल ले ले कोई भी, एज। बताओ जरा एज में क्या प्रिंट होगा, एज में एज क्यों प्रिंट होगा भाई, एज वेरिएबल है, नंबर है उसमें ना, कहाँ एरर किस बात की है भाई। अच्छा, ए नाम का यहाँ भी है ना, चलो इसको बी, इसको छोड़ो। अब आगे देखो, यहीं सब कुछ लिखा है, इतने में सेट मिनिमम एज है और गेट मिनिमम एज कहाँ है भाई, अच्छा ये है ना, ये दो मेथड दिख रहे हैं। और तुम लोग आसानी के लिए, ये है तो सही जगह, वैसे सही था, सोच रहा है तुम लोग को सही से दिखे। ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, कोई कहीं भी रखो, इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। अब बताओ कितना प्रिंट होगा, जीरो होगा, क्यों, हमें बताओ शुरू से, वो तो हम भी जानते हैं बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, हमें शुरू से बताओ जीरो ही क्यों, अगर जीरो है तुम्हें लग रहा है तो, और नहीं तो भाई मिनिमम एज तो हम 6 साल सेट कर रहे हैं ना, बताओ भाई तुम, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ बताओ, हाँ अरविंद यार भूल गए, सॉरी। ये बताओ क्या होगा, ये क्यों होगा, अगर 6 आएगा तो 6 क्यों आएगा, 0 आएगा तो 0 क्यों आएगा। तुम सब लोग इतने समझदार हो कि इन सवालों के जवाब दे सको। 2 ही 3 तो बातें हमने हमेशा से फोकस करने के लिए बताई कि ऑब्जेक्ट कहाँ बना, किसका बना, क्या, बस यही 2 ही 3 बात तो बताई है। हमने कहा है हर कंसेप्ट में वही याद रखो, सेट की, पहले सेट किए फिर गेट किए, 6 आएगा। चलो देखते हैं जरा, तुम ही लोग बताना। न्यू माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना, 10 भेजा, कंस्ट्रक्टर चला, मान लो जो भी हो रहा हुआ। इसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया, ये एड्रेस किसके पास आया, ए के पास, ये ए डॉट सेट मिनिमम एज किया गया, तो ये मेथड चला ना, सेट मिनिमम एज, जहाँ से ये कहाँ गया, ये भेजा गया, यहाँ से क्या भेजा गया, अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल भी तो होगा, मिनिमम एज। भाई नॉन स्टैटिक मेथड ही तो नहीं होते, नॉन स्टैटिक क्या होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट मिनिमम एज में क्या आया था, 0, लेकिन जब ये लाइन चली सेट मिनिमम एज, तो यहाँ से 6 पास किया गया, ये 6 आया, यहाँ पे क्या आया 6, तो मिनिमम एज पे क्या आया 6। चलो ये भी पिक्चर बना देते हैं भाई। लो इसके पास भी एक इंट की वैल्यू है जिसमें पड़ा क्या है 6, और मेमोरी कितनी लेगा, इंट तो, अरे भाई 4 बाइट यार, है ना, ठीक है, 4 बाइट, ठीक। इतनी कहानी हुई है, 17 नंबर तक लाइन तक कोड चला है तब, फिर 18वीं पे लाइन पे कोड चला। अब ये चला
अच्छा लेकिन ये सेट मिनिमम, पूरा चलेगा तब ना। अच्छा सॉरी, हाँ नहीं सेट मिनिमम एज चला। अच्छा एक मिनट, अच्छा मान लो यहाँ एक भाई ये मिनिमम चला, ये रिटर्न क्या किया, माई क्लास, मतलब एक ऑब्जेक्ट और बना, ठीक। चलो ऑब्जेक्ट यहाँ मिला, हमने लिया, देखो उस ऑब्जेक्ट में भी इतनी चीज़ें आई, इतनी भाई जितनी भी नॉन स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो आती हैं कि नहीं आती हैं। नया ऑब्जेक्ट बना, लेकिन ऑब्जेक्ट बना तो सही, इसने रिटर्न भी किया, इसने लिया नहीं लिया ना भाई, तो अब नहीं लिया तो भाई ये ऑब्जेक्ट बना है, किसी के पास इसका एड्रेस नहीं है, गार्बेज का एड्रेस को समझ लेगा, कब समझेगा वो जाने, लेकिन ये किसी का काम का नहीं। अगर काम का होता तो गार्बेज कलेक्टर ये नहीं कहता हम समझ लेंगे, तो वो छूता भी नहीं। अब ए डॉट गेट मिनिमम एज, ए की बात कर रहे हैं, ए का मतलब ये इससे पहुंचेगा कहाँ, इसके पास कि इसके पास पहुंच जाएगा। ए इसके पास भी पहुंच सकता है क्या, नहीं ना भाई, ए तो उसी के पास पहुंचेगा। अगर ए डॉट सेट मिनिमम एज, यहाँ ए डॉट गेट मिनिमम एज चलेगा तो ए पहुंचेगा यहाँ गेट मिनिमम एज कहोगे। गेट मिनिमम एज मेथड के अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम एज की वैल्यू निकालो। गेट मिनिमम एज किस मिनिमम एज को यूज कर पाएगा, इसको ना, इसमें क्या पड़ा है 6 ना, तो क्या प्रिंट करेगा 6 भाई, 0 ना प्रिंट करेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को एक इसमें रख लेता, किसमें, b या मान लो c कुछ x में रख लेता, तो एरर दे रहा है, इंट दे रहा है, यहाँ इंट लिखो और यहाँ लिखते अगर सॉरी क्या रिटर्न कर रहा है वो, अच्छा क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, हमने मान लो यहाँ लिख दिया x, अब इसी मिनिमम एज में क्या आता 0, क्योंकि अब देखो सेट मिनिमम एज चला, इसने सेट किया वो अलग बात थी, इसने सेट किया इसके साथ 6, लेकिन रिटर्न किया किसको, माई क्लास को ना। और जब रिटर्न किया तुमने किसको, माई क्लास को, मतलब इसको, सॉरी रिटर्न किया नए ऑब्जेक्ट को ना, इसको, और इसका एड्रेस इसके पास आया, नहीं सॉरी x के पास ना। ना, और इस x के लिए मिनिमम एज क्या है 0, इसका कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये 0 देगा। इसीलिए तो फिर वही बार बार कहते हैं यार देखो कहाँ से बन रहा है, क्या आ रहा है, वहीं से सब डिसाइड हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई बड़ी पिक्चर नहीं है, चाहे UPS यूज करो चाहे जो यूज करो, होगा वही जो संभव है, जो संभव नहीं है वो कहाँ से होगा ना, सीधी बात है। और क्या संभव है इतना तो सोच ही सकते हो, क्या पॉसिबल है। और ये चीज़ जो है, अब लेकिन मान लो हमें यहाँ से रिटर्न लेना था ऑब्जेक्ट, माई क्लास का ही लेना था, नया ले लेंगे तो सब बेकार ना, जो 6-8 सेट किए उसका कोई मतलब बचा नहीं। हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वालिटी है वही क्या हो जाए, वही ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो यहाँ लिखना पड़ जाता है फिर क्या, रिटर्न दिस। इसका ये मतलब होता है कि ये सेट मिनिमम एज एक नॉन स्टैटिक मेथड किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ होगा ना, रिटर्न दिस कहता है कि हम उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करें। अगर ये लिख दो, चाहे इसे x में रखो चाहे y में चाहे z में, अब क्या देगा 6 देगा 6 देगा, क्योंकि और ये भी बताएं इस a के पास और इस x के पास, अच्छा
चलो खुद से ट्राई करना। तब अगली क्लास में बात करेंगे इस पर। अब बताओ क्या प्रिंट करेगा। ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग पूल काम नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी सोचना क्या प्रिंट करेगा। से बताओ क्या करेगा। अब आधा आधा मत बता देना। इनकरेक्ट, ठीक है, चलाना फिर।